हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी काफी ज्यादा चल रहा है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें ब्रिक्स में होती हैं, ब्रिक्स बना कैसे था, ब्रिक्स आज की डेट में कैसा काम कर रहा है और आने वाले टाइम में ब्रिक्स को क्या क्या चीजें जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं और क्या ब्रिक्स जो है वो आने वाले टाइम में आप लोगों का सबसे बड़ा सुपर पावर बन के क्या सामने आ सकता है। तो सब चीजों को डिटेल में बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। अभी की अगर मैं बात करूं, आपके एक एग्जाम में जेके एसएसबी ने इस टॉपिक को रखा है जिसको हम लोग डिकोड करके पूरा ध्यान से समझेंगे। मैं आपको आने वाले 15-20 मिनट में कहानी सुनाऊंगा जिसके बाद आपको एग्जाम में जो मर्जी क्वेश्चन जहां मर्जी से आ जाए आप उसका आंसर कर लेंगे। तो अगर आप लोग अभी लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं जो होम डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली गई है, तो आप लोग हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ 500 रुपए में आप लोगों को जो है पूरा कोर्स मिल जाएगा जिसमें वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और सीरीज आपको साथ में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहली चीज, ब्रिक्स को देख के दिमाग में जो चीज आती है वो ये आती है कि सर ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये चीज ऐसी है जो हर एक बच्चे के दिमाग में है, जिसको हर एक बच्चे को पता है। देखो, बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हुई है। क्या जब ये चीज शुरुआत हुई, किस कंट्री ने इनमें से रिकमेंड करा था कि ब्रिक्स होना चाहिए? सबसे पहली चीज, अब देखो कोई चीज बनी है उसको किसी ना किसी कंट्री ने तो रिकमेंड करा ही होगा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसे हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं जिससे कि कल को अगर कोई दिक्कत आएगी, जो कि बहुत सारी आई है इस दौरान, वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो कल को हम लोग मिलके एक दूसरे की हेल्प करके चीजों को जो है निकाल लेंगे। तो इन कंट्रीज में से किस कंट्री ने ये चीज को रिकमेंड करा? अगर आपसे कल को क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर होगा कि किसी ने भी नहीं। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ग्रुप बन गया 5 बड़ी बड़ी देशों का, और ऐसे नहीं है छोटे मोटे देश, बहुत बड़े बड़े देशों का 5 ग्रुप बना, तो किसी कंट्री ने इसको रिकमेंड नहीं करा? तो बिल्कुल हाँ, किसी कंट्री ने इसको रिकमेंड नहीं करा था। हुआ क्या था, थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलते हैं। 2001 में, ठीक है, एक गोल्डमैन सैक, आप लोग देखते हैं बहुत सारी ये जो है आज की डेट में भी जो है जीडीपी पर जो है प्रिडिक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है गोल्डमैन सैक के, जो थे जिम ओनाइल। ठीक है, नाम याद रखना, आगे आपको बहुत हेल्प होगी। अब ये गोल्डमैन सैक के जो जिम ओनाइल थे, इन्होंने एक पेपर ऑथर करा। उस पेपर का नाम क्या था? उस पेपर का नाम था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्रिक्स की, तो सबसे पहले जो नाम यूज किया गया था वो इन्होंने यूज किया था, जिमोनाइल थे, गोल्डमैन सैक में काम करते थे, इनके द्वारा ये जो है निकला था। अब इन्होंने इस पेपर में क्या लिखा था? देखो, इन्होंने इस पेपर को तो पब्लिश किया। इस पेपर में ये कहा गया था कि जो फ्यूचर जीडीपी ग्रोथ होगी ना दुनिया की, वो डिपेंड करेगी किस पे? चाइना पे, रशिया पे, इंडिया पे और ब्राजील पे। नाम ध्यान रखना, क्या रखा गया था? ब्रिक रखा गया था। इन्होंने ये क्या कहा था? इन्होंने 2001 में जो अपना पेपर जो ऑथर करा था उसमें जिमोनाइल ने कहा था कि उसका टाइटल क्या था? बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया था ब्रिक। अब ये क्या कहा गया था कि जो हमारी फ्यूचर की जीडीपी होगी, ठीक है, जो फ्यूचर की जीडीपी ग्रोथ होगी वो मेनली किस पे डिपेंड करेगी? वो मेनली 4 कंट्रीज पे डिपेंड करेगी, चाइना, इंडिया, रशिया और ब्राजील, जिसको ही इन्होंने क्या नाम दे दिया? ब्रिक। ठीक है, सबसे पहले याद रखना किसके द्वारा कहा गया था? गोल्डमैन सैक के द्वारा ये चीज जो है कही गई थी। जिमोनाइल जो थे उन्होंने अपने पेपर में इसको यहाँ पे कहा था। देखो, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा था कि एक अलग ग्रुप होना चाहिए, कि ब्रिक अलग ग्रुप बन जाए, ऐसा इन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया था। इन्होंने ये कहा था कि जो उस टाइम पे G7 कंट्रीज चल रही हैं, ठीक है, जो G7 कंट्रीज चल रही हैं उसी में इनको ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जो है वो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक की अगर बात करें, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो इन ब्रिक कंट्रीज पे करेंगे। क्यों क्यों करेगा? आप देखो क्या है, आप अगर साइज की बात करें, इंडिया का साइज देखें, चाइना का देखें, ब्राजील का देखें, रशिया का देखें, आपको तकरीबन आधा मैप इन 4 कंट्रीज में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया की आधी पॉपुलेशन, तकरीबन तकरीबन 40-50% पॉपुलेशन जो है वो इन कंट्रीज के पास है। इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी, चाइना जो है वो ऑलमोस्ट आप लोगों के सामने लीडिंग
जो है पॉपुलेशन में। अब जीडीपी ग्रोथ ये सब चीजें कहाँ से आएगी, जहां से पॉपुलेशन जिस पे जहां पे जितनी बड़ी मार्केट है। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे प्रेडिक्ट करी थी 2001 में। हुआ क्या, 2001 में प्रेडिक्ट करा, ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन 2003 में इन्होंने वापस से, गोल्डमैन सैक ने एक और पेपर निकाला। ठीक है, तो गोल्डमैन सैक ने वापस से एक और अपना पेपर ऑथराइज करा। इसका नाम क्या था, इसका नाम था ड्रीमिंग विद ब्रिक। ये जो ऐसा ही है, साउथ अफ्रीका वाला ऐसा नहीं है, वो बाद में आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। पाथ टू 2050। अब ये नाम आपको याद रखने हैं। देखो पेपर में क्या है, पेपर में क्वेश्चन पूछे गए कि ड्रीमिंग विद ब्रिक पाथ टू 2050 किसके द्वारा जो है पेपर रिलीज करा गया था। तो ये गोल्डमैन सैक ने करा था, ये कंपनी है, इन्होंने यहाँ पे करा था। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जो ग्लोबल मैप है ना वो चेंज होने होगा फ्यूचर में। और कौन चेंज करेगा, वो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स करेंगे, इकोनॉमीज करेंगे। अब देखो इमर्जिंग इकोनॉमीज की अगर मैं बात करूं, तो वो कौन से देश हैं जो अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, जो पूरे तरीके से डेवलप नहीं करे लेकिन बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ये बात कब की है, 2003 की। आज की डेट में आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों ने देखा है कि जैसे इंडिया ने जो है उनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत तेज है, चाइना की बहुत ज्यादा चल रही है, वहीं यूएसए की इतनी नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें किसने प्रेडिक्ट कर दी थी 2001 और 2003 में, गोल्डमैन सैक ने अपने दूसरा पेपर निकाला। और इन्होंने यहाँ पे इसमें कहा था कि आने वाले टाइम में जो ग्लोबल मैप है इकोनॉमी को लेके वो चेंज होगा। ठीक है, कौन चेंज करेगा, हमारी इमर्जिंग इकोनॉमीज चेंज करेगी। अब आप बोलेंगे सर आप हमें ये कहानी क्यों सुना रहे हैं, ये कहानी बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों को पूरी चीजें रिलेट कर पाओगे। मैंने आपको कहा ना, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, ब्रिक्स क्या है, समिट कहाँ होती है, वो सब चीजें आपको पता है, सब चीजें आपको पढ़ा दी जाती हैं। आज की डेट में पेपर में इस तरीके के घिसे पिटे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है। देखो हुआ क्या, 2001 में एक पेपर आया, 2003 में एक पेपर आया, और 2006 में क्या था, 2006 में G8 की समिट थी। अब आप बोलेंगे सर अब ये आप G8 क्या कह रहे हो, हम तो G7 पढ़ते आ रहे हैं। देखो G7 बिल्कुल आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन G7 और G8 में एक छोटा सा फर्क था। 1997 में G7 में एक कंट्री ऐड हुई थी, उसको हम कहते हैं रशिया। ठीक है, रशिया ऐड हुई, वो क्या बन गया, G8। 2013 में रशिया बाहर चली गई, क्यों, 14 में बाहर चली गई थी, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था। वो बात की बात है, वो मैं जब आपको G7 पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट अभी रेफरेंस के लिए समझना आपको जरूरी है। G8 की मीटिंग हो रही थी। ठीक है, G8 की मीटिंग हो रही थी, जिसको आज की डेट में हम लोग क्या कहते हैं, आज की डेट में हम लोग G7 कहते हैं। अब ये मीटिंग हो भी कहाँ रही थी, ये मीटिंग हो रही थी आपकी सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है, रशिया में ये है। अब यहाँ पे हो रहा था, और यहाँ पे पहली बार क्या हुआ, सारी सुपर पावर्स जो ये हमारी थी, जिसको इमर्जिंग इकोनॉमिक्स कहा जा रहा था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, सबके जो थे सुपर, जो हमारे सुप्रीम लीडर्स थे वो वहां पे मौजूद थे। और ये लोग आपस में वहां पे मिले, और इन्होंने वहां पे क्या किया, एक ब्रिक जो है, जिसको कहा जा रहा था बार बार जो गोल्डमैन सैक के द्वारा भी, उसको फॉर्मलाइज करा। ठीक है, अब फॉर्मलाइज करा, और इन्होंने कहा कि हम लोग जो है मीटिंग्स वगैरह सबमिट जो है शुरू कर देंगे। पहला सवाल, अब आपको ये टाइमलाइन याद रहेगी, 2006 में ये मिले थे, 2006 में इन्होंने फॉर्मलाइज करा, और पहली सबमिट कहाँ पे हुई थी। अब ये सवाल आपको पेपर में पूछा जाएगा। पहला सबमिट ब्रिक्स का हुआ था 2009 में। एग्जैक्ट डेट याद रखनी है तो रख लेना, 16 जून 2009 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रशिया में इसको कंडक्ट करवाया गया था। अब यहाँ पे क्या था, जब पहली मीटिंग हुई तो देखो बात शुरू में कहाँ से हो रही थी, बात हो रही थी कि इकोनॉमीज जो है यही ग्लोबली जो है मैप को चेंज करेंगी, यही फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट पे चल रही हैं आने वाले टाइम पे, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा रोल प्ले करेंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेन मुद्दा क्या था इनको मिलाने का, या आपस में इस मीटिंग का, पहली सबमिट का, तो इनका जो पहला मुद्दा था वो था कि रिफॉर्म जो है ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। अब आप लोगों को अगर थोड़ा टाइमलाइन पे ध्यान देंगे तो ये टाइमलाइन वो था जब अमेरिका या बाकी देश जो हैं वो इससे डील कर रहे थे, रिसेशन से डील कर रहे थे। और इस टाइम पे इन्होंने यहाँ पे पहली समिट जो है वो कंडक्ट करवाई थी, और इन्होंने यहाँ पे ये डिस्कस किया था, जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 2008-9 के टाइम पे, उसके बाद जो ग्रेट रिसेशन 2007 से 9 के दौरान चला था, उसी बीच यहाँ पे पहली मीटिंग हुई थी कि रशिया में
इन कंट्रीज के बीच में। किसके बीच में? कौन सी समिट थी ये थी ब्रिक्स समिट। नाम पे ध्यान रखना, मैं आपको सारी कहानी जो सुना रहा हूँ ना, आपको सारे क्वेश्चन जब पेपर में एग्जामिनर फंसाने के लिए पूछेगा ना, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हो जाएगा। देखो 2009 में मीटिंग कहाँ पे हुई? रशिया में हुई। अब देखो, याद रखने के लिए कि पहली मीटिंग कहाँ पे हुई, आपको याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस इतना याद रखना है कि G8 की मीटिंग कहाँ पे हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग में, जहां ये चारों मिले थे। तो इन्होंने ही कहा कि अगली मीटिंग भी यहीं पे ही हो जाएगी। रशिया ही मेन करता धरता मान लीजिए यहाँ पे था उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया चाइना के आपको पता है कि डिफरेंसेस काफी चल रहे थे। अभी रिसेंटली हमारे कल जयशंकर जी ने, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ कि जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं वो डिस्प्यूट ना बने। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यूएस से टैरिफ लगाता है, वो आपको सब क्लियर हो जाएगा। सारी चीजें आपको लास्ट में क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल कहानी पे आते हैं। अब देखो पहली समिट कहाँ पे हो गई थी? पहली समिट हुई 2009 में रशिया में। मेन मुद्दा क्या था कि किस तरीके से हम लोग जो है रिफॉर्म लेके आए ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में। अब बात यहां पे आप लोग देखें, अभी तक हो रही है ब्रिक की। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। एक और अगर अब आप मैप को देखेंगे ध्यान से, कंट्री आपको दिखेगी कौन सी? साउथ अफ्रीका। अब यहां पे आपका रोल प्ले करता है साउथ अफ्रीका। कब? दिसंबर 2010 में। ठीक है, एक साल बाद साउथ अफ्रीका जो है उसने यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लिया। अब साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद इसका जो नाम बना वो बना क्या? ब्रिक्स। ठीक है, अभी हम लोग 2010 में चल रहे हैं। अब पेपर में सवाल क्या आता है? पेपर में ध्यान रखना, पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा ब्रिक्स की पहली समिट कहाँ हुई थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ध्यान देना। ब्रिक्स की जो तीसरी समिट थी बेसिकली, जिसमें पांचों ये आए थे, वो हुई थी आपकी 2011 में, जिसमें साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन करा था और साउथ अफ्रीका ने भी इसको अटेंड करा था। ठीक है, अगर आपसे पेपर में सिर्फ पूछा जाएगा कि सिर्फ ब्रिक की पहली समिट कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी 2009 में। ठीक है, 2009 में ब्रिक बना। 2010 में साउथ अफ्रीका आया, फिर ब्रिक्स बना। और ब्रिक्स ने कब अटेंड किया? 2011 में किया। क्लियर है? ये चीज पेपर में ना एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑप्शन में आपको दोनों दे देगा। ब्रिक्स की थर्ड समिट थी, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहली बार इसको अटेंड करा था। अब देखो हुआ क्या, ब्रिक्स बनी। अब ऐसी चीज तो है नहीं कोई एक ऐसी पांच बड़े बड़े देश मिलके कोई चीज चला रहे हैं तो वो यूएसए वगैरह से जो है छुप जाएगा या उनके नजरों में नहीं आएगा या वो उसको बढ़ने देंगे। आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कि यूएसए टैरिफ क्यों लगा रहा है इंडिया पे। अब थोड़ा सा करंट सिचुएशन के साथ आपको रिलेट करके पढ़ाऊंगा ताकि चीजें याद आ जाएगी। अब यूएसए इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है, क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है। ठीक है, अब रशिया जो है यूक्रेन के साथ वॉर कर रहा है, यूक्रेन की वॉर में यूएसए इसको सपोर्ट कर रहा है। अब यूएसए ये चाहता है कि हम लोग इंडिया को रोकें ताकि वो रशिया की मदद ना करे और यहां पे रशिया वीक पड़े। लेकिन इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने कहा जितने टैरिफ लगाने हैं लगा लो, हम अपने दोस्त का साथ देंगे। अब ये दोस्त का साथ क्यों बन रहा है और क्यों रशिया की इकोनॉमी पे इतना फर्क नहीं पड़ा इस इतने सैंक्शंस लगने के बाद भी, उसके पीछे अब आपको आंसर पता चलेगा। क्या है? ब्रिक्स। वजह, रशिया ने के इतने बड़े यूक्रेन के साथ जो वॉर के बीच में अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, यूरोपियन कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए, जो वेस्टर्न साइड थी उन्होंने सबने सैंक्शंस लगाना शुरू करे। लेकिन जब आपके पास पांच इतने बड़े बड़े देश हैं, आपके पास मार्केट है, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। और रशिया ने उनके साथ जब इतने सैंक्शंस के बाद भी उसकी जो करेंसी थी वो नहीं गिरी। अब यहाँ पे रोल क्या हुआ? इंडिया का, चाइना का, इन सब ने यहाँ पे ट्रेड अपना नहीं रोका। क्लियर है? सिंपल समझने के लिए। अब देखो ये चीजें जो ब्रिक्स ने बनाई थी, ब्रिक्स ने बेसिकली ये क्लियर कर दिया था कि जो देखो ब्रिक्स जो है वो क्या है? वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब ये वर्ड आप लोग ध्यान रखना। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, कैसे? जैसे आपकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये क्या है? ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके हेड ऑफिस होते हैं, हेडक्वार्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने ये कहा कि हम ना एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ध्यान रखना। ब्रिक्स बेसिकली क्या होती है? ब्रिक्स बेसिकली आपकी एक एनुअल समिट होती है। अब ये एनुअल समिट का क्या रोल होता है? देखो ब्रिक्स एक एनुअल समिट होती है सुप्रीम लीडर्स के बीच में, और तकरीबन तकरीबन जो है अलग अलग अप्रोक्सीमेट 100 प्लस अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पे मीटिंग होती है। जैसे ब्रिक्स की एग्रीकल्चर मीटिंग, ब्रिक्स यूथ मीटिंग,
सबमिट, ये अलग अलग 100+ सेक्टर्स में होती है, जिसके बाद चेयरमैनशिप होती है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में, ये जो है सबमिट चलती रहती है। क्लियर है। अब चेयरमैनशिप जो है वो रोटेट होती रहती है एनुअली। ठीक है। अब पहले कहा जाता था इकोनॉमी जो बेस पे होती है, जैसे भी ब्राजील के पास आई, फिर रशिया के पास आई, फिर इंडिया के पास आएगी, तो इस तरीके से जो है ये चेंज होती रहती है। बट ये सीक्वेंस पर्टिकुलरली मेंटेन नहीं है, अलग अलग तरीके से ये जो है चलती है। क्लियर है। अब ब्रिक्स बन गई। ठीक है। अभी तक जो पढ़ा है मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, यहां से समझ लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज, ब्रिक्स से हम लोग क्या समझते हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्लियर है। 2001 में सबसे पहले किसने कहा था? जिम ओ'नाइल ने कहा था। पेपर लिखा बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक, जिसका कहा गया था कि जो फ्यूचर जीडीपी ग्रोथ होगी दुनिया की, वो इन 4 कंट्रीज से आएगी। ये इन्होंने 2001 में कह दिया था। 2003 में गोल्डमैन सैक्स ने एक और पेपर लिखा था जिसमें कहा था कि ड्रीमिंग ब्रिक्स पाथ टू 2050। अब देखो यहाँ पे जो 2001 का पेपर था उस पर यह नहीं कहा गया था कि इनको एक सेपरेट ग्रुप बनाना चाहिए। इनको ये कह दिया गया था कि इनको G7 में ही ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि G7 में ही इनको ऐड करके इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना चाहिए, ये बात कही गई थी। अब इसके बाद 2006 में वापस से मीटिंग होती है। कहाँ पे होती है? G8 की, जो अब G7 है। रशिया हट चुका है। अब यहाँ पे ब्रिक को फॉर्मुलाइज करा गया था कि ठीक है ये हम लोग करेंगे। सुप्रीम लीडर जो थे वो आपस में मिले। फर्स्ट सबमिट कहाँ पे हुई? 2009 में रशिया में हुई। रिफॉर्म्स क्या है, रिफॉर्म्स क्या होंगे ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के, उस पर बात करी गई। ठीक है। फिर ठीक 1 साल बाद किसकी एंट्री होती है? साउथ अफ्रीका की होती है। और नाम क्या बन जाता है इसका? ब्रिक्स। क्लियर है। यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका ने पहली मीटिंग कब अटेंड करी? थर्ड मीटिंग जो थी ब्रिक्स समिट की, उसको करा था 2011 में। क्लियर है। ये क्वेश्चंस कंफ्यूज कर सकते हैं पेपर में, तो इसका ध्यान रखना। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है। ब्रिक्स जो है वो एनुअल समिट होती है सुप्रीम लीडर्स के बीच में, और तकरीबन तकरीबन 100+ सेक्टोरल मीटिंग्स यहाँ पे होती है। अब देखो ब्रिक्स बना दिया। अब कोई एक ऐसी चीज बनती है तो उसके बीच में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम लोग अगर मिल रहे हैं, अगर हम लोग बैठ रहे हैं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन होने चाहिए। सबसे पहली चीज क्या था? सबसे पहला याद रखना इनका था कि डीपर, ब्रॉडर और इंटेंसिफाई कोऑपरेशन। यानी कि अब अगर मान लेते हैं ये 5 देश मिल रहे हैं, ठीक है, अगर ये 4-5 देश मिल रहे हैं, पहली चीज होनी चाहिए कि हर एक मेंबर की ग्रोथ हो, हर एक मेंबर ग्रो करे। पॉवर्टी अगर कोई आती है तो उस पर डील किया जाए, उस पर काम किया जाए। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ सबसे मेजर रीजन, एक अब आप लोगों को अगर कभी पूछा जाएगा तो वो क्या था ब्रिक्स बनने का? वो था इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ठीक है। मेन रीजन अब आप लोगों को ना हमेशा दिमाग में याद रहेगा। कल को अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा नहीं है कि मिलिट्री कोई ग्रुप बना रहे हैं। हाँ, अमेरिका ने ये चीज कही है, यूएसए ने, कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं जैसे नाटो है उसकी तरह बनने की। तो इंडिया, या हम बात करें ब्रिक्स की, तो उन्होंने क्लियर करा है कि ऐसा नहीं है। नाटो में क्या होता है, अब देखो, अब आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर होगा। कई बच्चों को इस चीज के बारे में पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। अब रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई की वजह क्या थी? तभी अगर आप लोग सोचें, रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई की वजह थी नाटो। नाटो क्या होता है कि अगर किसी भी कंट्री में, जो भी नाटो का मेंबर है, किसी भी कंट्री पे कोई भी कंट्री अटैक करती है, तो वो माना जाता है कि वो सारी नाटो कंट्रीज पे अटैक हुआ है और वो सारी एक साथ होके यहाँ पे लड़ती हैं। और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, मान लेते हैं कोई 5th क्लास का बच्चा था। ठीक है। अब ये 5th क्लास का बच्चा है, ये 8th क्लास का बच्चा है, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है। कोई एक 10th क्लास का ग्रुप है। ठीक है। इन्होंने बोला कि तू हमारे साथ मिल जा। ये 10th क्लास का ग्रुप कौन सा हो गया? यूएसए वगैरह। ठीक है, समझने के लिए, ये क्या है? यूक्रेन। और ये क्या है? रशिया। इसने बोला मैं आपके साथ दोस्ती कर लूंगा ताकि मैं इसको हरा सकूं। तो इसने कहा ठीक है, तेरी दोस्ती से पहले ही मैं तुझे बता देता हूं कि क्या होती है लड़ाई। तो रशिया और यूक्रेन का यहाँ पे मेन जो पूरा विवाद हुआ उसकी वजह क्या थी? यूक्रेन। क्लियर है। ओ सॉरी, यूक्रेन के बीच में वजह क्या थी? नाटो। ठीक है। किसने सपोर्ट किया था उस टाइम पे? यूएसए ने। अब ये चीज देखो आप लोग, यूएसए ने इनको आर्म सप्लाई करे, इनको हर एक चीज सप्लाई करी। जो जंग 2-3 साल अप्रोक्सीमेट होने वाले हैं, वो जंग आप लोगों की 5 दिन से ज्यादा नहीं चलती अगर यूएसए सपोर्ट नहीं करता तो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब आप लोग देख रहे हैं कि यूएसए रशिया के साथ, अभी व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हुई है रिसेंटली, की वॉर रोकने के लिए रशिया ने अपने पॉइंट दे दिए कि ठीक है ये पॉइंट्स मान लो,
और यूएसए कह रहे हैं कि हमने आपको आर्म्स दिए थे, तो अब आप लोगों को ना हमें जो है उसके बदले में अपने या तो नेचुरल रिसोर्सेज दे दो, या जो हम लोगों ने बिलियंस ऑफ अमाउंट आप पे खर्च करे हैं वो दो। अब फंसा कौन यहाँ पे? फंसा वही 5th क्लास का बच्चा जो कि जरूरत से ज्यादा पंगे लेने चला था। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो कोऑपरेशन की बात की गई है, ये वो कोऑपरेशन नहीं है कि कल को हम लोग जो है मिलिट्री अपना जो है अलायंसेस बना लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नाटो वाला कंसेप्ट नहीं है, ब्रिक्स में ऐसी चीज नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पे मेन मुद्दा क्या था? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ब्रिक्स का मेन मुद्दा क्या है? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। इकोनॉमिक कोऑपरेशन इनको चाहिए किस किस सेक्टर में? ट्रेड कोऑपरेशन हो गई, इनोवेशन कोऑपरेशन आ गई, जिसमें आपकी कस्टम कोऑपरेशन आ गई। अब यहाँ पे कस्टम कोऑपरेशन या बाकी चीजें क्या है? जैसे मान लेते हैं कि अभी आप लोग देख रहे हैं यूएस से कह रहा है कि मैं टैरिफ लगाऊंगा। ठीक है, किस पे? इंडिया पे टैरिफ लगाऊंगा, चाइना पे टैरिफ लगाऊंगा, सब पे टैरिफ लगाऊंगा। अब देखो हो क्या रहा है, ये सब टैरिफ से भी बचने के लिए ये सब कोऑपरेशंस की बात की गई, ट्रेड कोऑपरेशन। अब यहाँ पे यही चीज जो ब्रिक्स का मेन फाउंडेशन था ना, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, वो यहाँ पे काम में आएंगे। अब किस तरीके से आएंगे? इंडिया कह रहा है कि लगा लो टैरिफ, चाइना कह रहा है कि लगा लो, क्योंकि देखो इंडिया जैसी इकोनॉमी जो बहुत हद तक हिल जाती है इन सब चीजों से, बट स्टिल अब आप लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि हमसे हाँ जी ये बात हुई। जयशंकर जो है चाइना से मिल के उनसे मिल रहे हैं कि जब यूएस से ये चीज कर रहा है तो इसका इतना इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये सब चीजें क्या है? ये है आपकी ब्रिक्स। ठीक है, इसी वजह से ये चीजें जो है यहाँ पे हो रही हैं। इनके मेन ऑब्जेक्टिव जो हैं वो यहाँ पे। अभी ब्रिक्स इतना ज्यादा एक्टिव क्यों हुआ है एकदम से? वजह सिर्फ ये है कि यूएस से जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली टैरिफ लगा रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव्स में अगर मैं बात करूं क्या था? कोऑपरेशन होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिशियल होना चाहिए कि सबका फायदा हो। ऐसा ना हो कि कोई एक पर्टिकुलर मेंबर यहाँ पे ग्रो करे, सब लोग यहाँ पे ग्रो करें। ठीक है, हर मेंबर की ग्रोथ पे यहाँ पे बात की गई है, और डेवलपमेंट की बात की गई है, और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात की है। इनके ऑब्जेक्टिव्स में कहीं पे भी मिलिट्री का मेंशन नहीं है, याद रखना। जैसे नाटो की बात के, जैसे ट्रम्प कई बार कह देते हैं कि ये नाटो बनना चाहते हैं, तो ये नहीं बनना चाहते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स में है ही नहीं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं जिसको याद रखना। सबसे पहला, ठीक है, कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी तक तो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या बनता है? नाम याद रखना, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल। ठीक है, मीटिंग शुरू हुई थी। देखो सबसे पहले अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलो, 2001 में गोल्डमैन सैक ने लिखा न्यूज, अपना पहला पेपर जो है पब्लिश किया, 2003 में पब्लिश किया। फिर उसके बाद 2006 में ये सारे सुप्रीम लीडर जो है वो आपस में मिले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 2006 के बाद 2009 में पहली समिट हुई, इसकी ब्रिक की। आपको ना बस ये टाइमलाइन याद रखनी है। 2010 में क्या हुआ? साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर गया। 2011 में साउथ अफ्रीका ने पहली मीटिंग अटेंड करी, लेकिन वो ब्रिक्स की कौन सी थी? थर्ड समिट। ठीक है, अब ये वर्डिंग का खेल है, वहां पे अगर आएगा आप लोग भूलेंगे नहीं। फिर मैंने आपको बताया कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। अब 2013 में एक ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल भी बनी। ठीक है, अब देखो ये ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सी समिट में बनी थी, तो ये 5th समिट में बनी थी। किस साल हुई थी? 2013 में हुई थी। और कहां पे बनी थी? साउथ अफ्रीका में। अब ये थोड़े से नाम आपको याद रखने हैं, डरबन में ये हुई थी। ठीक है, अब ये सारी बिजनेस काउंसिल्स बनाई गई ताकि किस तरीके से जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड किया जा सके, किस तरीके से जो है कि कल को अगर किसी देश को कोई मुश्किल आ जाए तो किस तरीके से बाकी देश जो है वो उसमें मदद कर सके। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक जिसमें कि क्वेश्चन जरूर बनेगा वो आता है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक अपना बैंक बनाया। ब्रिक्स ने एक अपना बैंक बनाया जिसका नाम रखा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट प्रेसिडेंट कौन है? वो है दिल्मा रोसेफ। ठीक है, और पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे केवी कामत, जो कि इंडियन थे। अब आप बोलोगे सर ठीक है, हमारी इकोनॉमी के लिए, ट्रेड के लिए कोऑपरेशन, किस तरीके से टैरिफ से बचा जा सके, इनोवेशन, इकोनॉमिक स्टैंड, अब बैंक क्यों बनाया? बैंक की ऐसी क्या जरूरत थी? क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे बैंक हैं। आप लोग देखते हैं कि आईएमएफ है, ठीक है, मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है। तो फिर अब ऐसा बैंक क्यों बनाया गया?
ठीक है। अब एनडीबी की क्या जरूरत पड़ गई जब हमारे पास ऑलरेडी दो बड़े बड़े बैंक हैं, ऑब्वियसली पैसा भी ज्यादा है, सब चीजें ज्यादा है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, जो वर्ल्ड बैंक है वो आप लोगों को ना, अगर मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, आपको बाबर सर ने पढ़ाया ही होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे ना मदद नहीं करता। वर्ल्ड बैंक का मेन काम है आपका किस तरीके से, अगर हम बात करें डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ना, ये प्रोजेक्ट्स के लिए काम करता है। आप लोग न्यूज में देखते होंगे कि हाँ ये डैम बनाने के लिए फंडिंग कहाँ से मिली, वर्ल्ड बैंक से मिली, ये इस चीज के लिए। तो ये इस पर्पस में आता है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, यानी कि कल को मान लो आपको किसी को पेमेंट करनी है, आपके पास क्राइसिस है, आपके पास नहीं है उतना पैसा, तो उसमें रोल किसका आता है? उसमें रोल आता है आईएमएफ का। ठीक है। अब आईएमएफ में क्या है कि जिन कंट्रीज ने ज्यादा पैसा दिया था स्टार्टिंग के टाइम पे आईएमएफ बनाने के लिए, उनके पास ज्यादा शेयर है। फॉर एग्जांपल यूएसए, ठीक है, इसके पास ज्यादा परसेंटेज शेयर है। अब बात वही आ गई कि हमने पैसा दिया था, अब कुछ कंट्रीज है जैसे हमारी इंडिया है, रशिया है, चाइना है, जितनी भी कंट्रीज है, अब ये कहने कि पैसा तो हमारे पास भी है, हमसे भी पैसा ले लो और हमारा भी परसेंटेज शेयर बढ़ा दो। तो अब ये नहीं होता। तो इन शॉर्ट ये जितने भी हैं ये इनडायरेक्टली इन्हीं के बैंक है, इन्हीं को ही सपोर्ट करते हैं, या इन्हीं के इशारे पे ये चीजें चलती हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे ये परसेंटेज शेयरिंग वाला हिसाब नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक अपना बैंक। इसका क्या नाम रखा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेन मकसद क्या होगा? इसका पहला काम तो ये है कि अगर किसी भी पार्टनर को अगर कोई जरूरत पड़ती है तो वहां पे मदद के लिए ये तैयार होगा। कितना पूल इसको किया गया है, फंडिंग कितनी है यहाँ पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है 100 बिलियन। अब इसमें शेयर कितना है? इक्वल शेयर, सबका शेयर बराबर होगा। ठीक है। यहाँ पे आईएमएफ वाला हिसाब नहीं है, जिसके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा पैसा दिया था तो उसके पास वो ज्यादा वोट शेयर होगा। एनडीबी में क्या है, सबके पास जिसने जितना जितना कंट्रीब्यूट करा है, सबके पास इक्वली शेयर जो होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये बहुत बड़ी चीज जो थी यहाँ पे इन्होंने करी थी, आपको बस इतना याद रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका बैंक है? ब्रिक्स का बैंक है। ब्रिक्स बैंक कहा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? शंघाई में है। पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? केवी कामत थे। नाम याद रखना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहां से आपको पूछे। ठीक है। अब कई बार ये पूछा जाता है कि यार ये ब्रिक्स बैंक कब बना? ठीक है, तो ये 2014 में बना था। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में कोऑपरेशन की बात की गई है, जिसमें आपके कल्चर, स्पोर्ट, एजुकेशन, फिल्म, यूथ सब आपके यहाँ पे आ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट जिससे भी आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो है ब्रिक्स कंटाइजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। ठीक है। अब ये जो था, ये क्या है? बैंक तो चलो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया ना, जिसमें आप लोगों को लोन मिल सकता है, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं पैसे को। अब यहाँ पे ये ब्रिक्स कंटाइजेंट रिजर्व एग्रीमेंट क्या, अरेंजमेंट क्या यहाँ पे लिखा गया है, जिसको BCRA भी कहा जाता है। 2014 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ब्रिक्स का अब तक का जितनी भी यहाँ पे डिक्लेरेशन हुई हैं, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये माना जाता है, ये हुई थी फोर्टजेला डिक्लेरेशन, जो कि 6th ब्रिक्स समिट में हुई थी, जो कि ब्राजील में हुई थी। याद रखना, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। अब सीआरए का मेन एम क्या है? ये जो सीआरए रिजर्व अरेंजमेंट यहाँ पे बनाया है, इसका मेन टास्क था कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट सारे मेंबर्स को थ्रू करेंसी स्वैप। अब सबसे बड़ा रोल कब देखने को मिला? जब रशिया का हम लोगों ने यूक्रेन के साथ वॉर देखा। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स के तौर के ऊपर बता रहा हूं। अब कई बार स्टैटिक थोड़ी चीजें आती हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 2014 तक अभी तक हम लोग पहुंचे हैं। इंडिया ने पहली बार कब इसको होस्ट किया था? इंडिया ने 4th ब्रिक्स समिट को होस्ट करा था 29 मार्च 2012 को। अगर स्टैटिक फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों को ये पार्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है। ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे? ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर थे आपकी ब्रिक, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सब मिले थे। इन्होंने ये डिसाइड करा था कि हम ब्रिक्स को बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद एडिशन में हुआ किसका? साउथ अफ्रीका का। कब? 2010 में। लेकिन अब पेपर में क्वेश्चन बनेगा, कितने टोटल मेंबर्स हैं ब्रिक्स में? तो टोटल मेंबर्स अब कितने हैं? वो हैं 10। पिछले 2 सालों में 5 बड़े देशों ने इसको ज्वाइन करा है, एक्सपैंड हुआ है ब्रिक्स। कौन कौन से देश हैं याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडोनेशिया। सऊदी अरेबिया को इनविटेशन भेजा है, अभी तक उन्होंने ऑफिशियली उसको एक्सेप्ट नहीं करा है, बट याद रखना
चाइना ने एक नया नाम प्रपोज करा है जिसको कहा है ब्रिक्स प्लस, इसको कर देते हैं, लेकिन अभी तक ये ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ब्रिक्स का नाम अभी तक, जब तक ये आप लेक्चर देख रहे हैं अगस्त 2025 में, तो वो ब्रिक्स ही है। क्लियर है? लेकिन ये जो मेंबर्स हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं, पेपर में क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपको याद रखने हैं ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज कौन कौन से हैं। ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज जो हैं वो भी अब 10 हो चुके हैं। लेटेस्ट वियतनाम ऐड हुआ है अभी। ब्राजील समिट जो हुई है 17वीं ब्राजील जो ब्रिक्स समिट हुई थी वो हुई है ब्राजील में। पेपर में आपको ना इनको पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि 2026 की कहाँ पे हुई है, 25 की कहाँ हुई है। पेपर में सीधा पूछा जाता है 17th कहाँ हुई है, 18th कहाँ हुई है। तो ये याद रख लेना, 17th हुई है ब्राजील में, 18th होगी अगले साल आपकी इंडिया में। ठीक है? अब पार्टनर कंट्रीज के नाम याद रखना इतना जरूरी नहीं है, बट एक बार आप लोग इसको गो थ्रू जरूर कर लेना। ये 10 जो हैं अब हमारे पार्टनर कंट्रीज बने हैं। तो ये था हमारा क्या, सारा ब्रिक्स का लेखा जोखा। G7 कंट्रीज कौन कौन सी आती है, जो मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, ये देश बहुत पुराने हो चुके हैं। अब इनकी इकोनॉमी इतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर रही है जितनी स्पीड से आपकी इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील की कर रही है। कौन कौन से आते हैं G7 में, याद रखना। इस पे तो मैं एक डिटेल लेक्चर लेके आऊंगा। जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, यूएस। इसमें ऐड हुआ था रशिया, G8 बना था ये, फिर वापस से चला गया और G7 ये वापस से बन गया। G20 में कौन कौन से आते हैं, उसमें आपका इंडिया भी आता है। कई बार ये क्वेश्चन भी बन जाता है, ये रेफरेंस के लिए आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो अभी हम लोगों एमसीक्यूज पे भी जाएंगे, लेकिन अभी तक जो पढ़ा है आई होप आपको हर एक चीज दिमाग में जो है वो घुस चुकी होगी। अब देखो ब्रिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे देश है ना, सबके अलग अलग खासियत है। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले रशिया की, रशिया के बाद सबसे ज्यादा गैस रिजर्व है। ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे ब्राजील की, तो एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्शन में आप लोग देखते होंगे टॉप पे ये चलता है, और ये इनकी खासियत है। इंडिया चाइना की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा सस्ती मैन पावर आपको कहीं नहीं मिलेगी इनके अलावा। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती हैं जिसको आपको याद रखना है। अब पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी टू डिफिकल्ट, सब डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स क्या इकोनॉमी क्या है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर सबको पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे ये है। इसके अलावा अब 5 देश और ऐड हो चुके हैं। उन 5 देशों के नाम आपको अब टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर चांसेस वही है कि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया लेटेस्ट है 2025, अभी पिछले महीने ये ऐड हुआ है, तो याद रखना। ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं। पहली ब्रिक समिट कहां पे हुई थी जिसमें ये फॉर्मुलाइज करा गया था इस ग्रुप को। अब देखो समिट की बात की गई है, अब यहाँ पे समिट को पूछा गया है। ब्रिक समिट पहली कहां हुई थी, जब नाम मैंने आपको बोला नाम देख लेना, तो वो 2009 में हुआ था। पहली ब्रिक समिट हुई थी ऑफिशियली 2009 में, इसको कंडक्ट करवाया गया था। आ जाओ, एनडीबी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, मैंने आपको पूरा अभी सारा कहानी में लेखा जोखा बताया है। क्या मिलिट्री फंडिंग की बात की गई है? नहीं की गई है। फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात है। रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट है। प्रमोटिंग कल्चरल एक्सचेंज अमंग मेंबर्स नेशंस हैं? नहीं है। तो क्या है मेन, कि जितना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो किसके थ्रू हो जाएगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक के भी। अगर वर्ल्ड बैंक सपोर्ट नहीं करेगा तो हम कर देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा ऐसा मेंबर है जो कि नहीं है एज पर 2025 ब्रिक्स के? तो देखो 5 ऐड हुए थे, मैंने आपको बताया। इंडोनेशिया हुआ है, इराक नहीं हुआ है, इजिप्ट हुआ है और यूएई हुआ है। यहाँ पे आएगा आपका ईरान। अब देखो अभी क्यों ब्रिक्स इतना ज्यादा दिक्कत दे रहा है सबको, समझने की बात है। ईरान के ऊपर भी यूएसए ने अभी आप अपने B2 बॉम्बर से जो है बॉम्ब गिराए थे। ठीक है? इसराइल का अलग चल रहा था इनके साथ। अब इंडिया की अगर बात करूं, इंडिया ने सबके साथ, यूक्रेन के साथ, रशिया के साथ, ईरान के साथ, इसराइल के साथ, सबके साथ रिलेशन जो है प्रॉपर मेंटेन करके रखे हुए थे। यूएसए को ये चीज भी कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि एक जगह से वो खराब करे, बट ऐसा होने वाला नहीं है। और ये चीज कई बार कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनेगी, तो ये चीज मैं आपको बताता हूँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही बनेगी। चाइना के साथ रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं अब स्मूथ हो जाएंगे, और जो कि कहीं ना कहीं दोनों देशों का ही फायदा करवाएगा, जिसके लिए ब्रिक्स बनाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं।
कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने 17th ब्रिक्स समिट को चेयर करा? अब देखो मैंने आपको बताया ना, पेपर में हो सकता है ये आपको डेट ना दे, तो आपको याद रखना है 17th कहाँ पे हुई थी। तो ये 17th अभी पिछले महीने ब्राजील में जो है कंडक्ट करवाई गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंट्री है जो 18th ब्रिक्स समिट को चेयर करेगी यानी कि 2026 में? तो याद रखना वो इंडिया में होने वाली है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने एक तो करी थी सबसे पहले, मैंने आपको बताया ना, 4th समिट को जो है होस्ट करा था। उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को थोड़ा नोट कर लेना। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, कौन सा ऐसा एरिया है जो कि की एरिया नहीं है कोऑपरेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में? कौन सा है इनमें से? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल है, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज है, मिलिट्री अलायंसेस यहाँ पे नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि मिलिट्री अलायंसेस की बात यहाँ पे नहीं हुई, नाटो का वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, आ जाओ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि ट्रू है रिलेटेड टू ब्रिक्स। अब मैंने आपको इतनी डिटेल में हर एक चीज को समझाने की कोशिश की है कि मैं मानता हूं कि आपको कल को अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आप तब भी आंसर कर देंगे। क्या ब्रिक्स का कोई परमानेंट सेक्रेटरेट है शंघाई में? नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनकी सिर्फ समिट्स होती है और इनका कोई भी एक परमानेंट सेक्रेटरेट नहीं है। ठीक है? ब्रिक्स वॉज फाउंडेड एज मिलिट्री लाइन्स नहीं है। द प्रेसिडेंटली रोटेट बाई एनुअली नहीं है, एनुअली ये जो है वो रोटेट होती है। और यहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर बनता है कि आपका अबाउट 40% पॉपुलेशन जो है वो ब्रिक्स के पास है। देखो ट्रेड किसके बीच में होता है? लोगों के बीच में होता है। अब अगर जब सारी पॉपुलेशन ही यहाँ, सबसे बड़ी मार्केट ही यहाँ पे है, तो फिर कोई कितना भी जोर लगा ले ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की आउटकम ऑफ द 6th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन फोर्टलीजा ब्राजील? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया ना, जिसको हम लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन भी कहते हैं इसकी, क्या हुआ था 2014 में? क्या हुआ था? देखो 2014 में क्या हुआ था, ब्रिक्स कंटेंजेंट रिजर्व एग्रीमेंट बनाया गया था जिसमें कितना अमाउंट रखा गया था? 100 बिलियन। कि अगर कल को कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरेगा तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट के दौरान ये उसकी हेल्प कर देगा। ठीक है? इन साउथ अफ्रीका कब बना था? 2010 में। ब्रिक्स की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जरूरी नहीं है, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जरूरी नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सीआरए कब यहाँ पे बना था और अभी तक का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाँ ये चीज आप लोग याद रख लेना, 13 समिट जो इंडिया ने चेयर करी थी। हाँ अभी रिसेंटली आप लोगों को अब पता नहीं याद होगा नहीं, 2021 में इंडिया ने भी 13th ब्रिक्स समिट को जो है वो चेयर करा था, और जिसमें बात करी गई थी डिजिटल कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए। ठीक है? अभी तक जो कोऑपरेशन थे वो मैंने आपको बताया ना, ट्रेड में थे, इनोवेशन में थे। तो डिजिटल कोऑपरेशन की बात किसने कही थी? इंडिया ने कहा था। जैसे सीआरए की बात अगर ब्राजील के उसमें से आई थी, तो यहाँ पे उसका नाम क्या था? वो था ब्रिक्स डिजिटल फ्रेमवर्क को यहाँ पे रखा गया था। ये इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च करा गया था इंडिया के द्वारा। ठीक है? इंडिया की सबमिट में ये किया गया था। तो ये था पूरा ब्रिक्स। क्या है ब्रिक्स? कितनी कंट्रीज है ब्रिक्स में? कितने नए मेंबर्स ऐड हुए हैं? देखो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सीधा ब्रिक्स क्या है, कि कौन सा सबमिट हुआ है, कौन सी कंट्रीज मेंबर्स हैं, ये सब आपको बता सकता हूं। लेकिन कल को अगर एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन डिटेल में ले जाएगा तो आप लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मैंने आपको आज पूरी ये कहानी जो है वो सुनाई कि शुरुआत कहाँ से हुई, आज की डेट में क्या चल रहा है। अब आप लोग थोड़ा और रिलेट कर पाओगे कि टैरिफ का इशू क्या है, क्यों रशिया को इंडिया यूएसए कह रहे हैं कि इंडिया रशिया से ऑयल ना खरीदे या फिर रशिया के साथ ट्रेड बंद करे, लेकिन इंडिया क्यों अब चाइना के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये सब पिक्चर अब आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और ये जो बच्चे लैब अटेंडेंट का कह रहे थे कि सर किस तरीके से डेमो लेक्चर हमें चाहिए होता है कि कैसा आप पढ़ाते हैं, तो ये हम लोग आपको वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।